नमस्कार दोस्तों, अपन ने पिछली जो 2 क्लास थी उसमें पढ़ा था। पहली क्लास में आवेश की प्रॉपर्टी, दूसरी क्लास में अपन ने पढ़ा आवेशन की विधि। आज अपन पढ़ रहे हैं विद्युतदर्शी। इलेक्ट्रोस्कोप। विद्युतदर्शी क्या है? जैसे अपन ने पहले पढ़ा आवेश की जो गुण हैं वो पढ़े, आवेशन की जो विधियां हैं वो पढ़ी। अब अपन पढ़ रहे हैं विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी क्या होता है? विद्युतदर्शी होता है कि कोई भी वस्तु पर आवेश है, उस आवेश का पता लगाने के लिए जिस उपकरण को अपन काम में लेते हैं या जिस उपकरण को यूज करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? विद्युतदर्शी। यानी कि विद्युतदर्शी की सहायता से किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश का पता लगाया जा सकता है। तो इसमें क्या क्या है, अपन किस प्रकार का होता है ये? इसमें एक जार होता है, इसके जो ऊपर जो मुंह होता है, इस मुंह पर रबर या कॉर्क की सहायता से जो कुचालक होता है, इसकी सहायता से एक धातु की छड़ लगी होती है। यह रबर या कॉर्क है। रबर या कॉर्क की सहायता से एक धातु की छड़ लगाते हैं। इस धातु की छड़ के ऊपरी सिरे पर एक धातु की डिस्क लगी होती है और जो धातु की छड़ का जो नीचे का जो पार्ट है, इस पर 2 पतली सोने की पन्नी लगी होती है और इस विद्युतदर्शी की नीचे के भाग पर दीवारों पर टिन की 2 प्लेट लगी होती है। इन प्लेटों का काम इस विद्युतदर्शी की सुग्राह्यता को बढ़ाना होता है। और वो सुग्राह्यता को किस प्रकार से बढ़ाते हैं वो इसकी जब अपन कार्य प्रणाली पढ़ेंगे तब अपन इसको बताएंगे। इसमें एक जार है, इसके मुंह पर रबर या कॉर्क की सहायता से एक धातु की छड़ लगाते हैं। इस छड़ के जो ऊपरी पार्ट होता है, इस पर एक धातु की डिस्क लगी होती है। नीचे की जो पार्ट है उस पर स्वर्ण पन्नी होती है, 2 स्वर्ण पन्नी होती है, 2 स्वर्ण पन्नी लगी होती है। और यहां पर जो ये दीवार है, इसकी इस दीवार पर दोनों तरफ क्या लगा होता है? टिन की प्लेट लगी होती है, जो कि इसकी सुग्राह्यता को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। यह काम कैसे करता है? किस प्रकार से अपन को पता चलता है कि उस वस्तु पर आवेश है या आवेश नहीं है? तो इस स्थिति में इस पर कोई आवेश नहीं है, न इस छड़ पर, डिस्क पर, पन्नी पर कोई आवेश नहीं है, तो ये जो स्वर्ण पन्नी है वो दोनों एकदम से लटकी हुई रहती है। अब मान लिया कि मेरे पास एक कोई छड़ है, मान लिया कि इस छड़ पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ये छड़ है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। जब तक मैं इसको इसके संपर्क में नहीं लाता हूं, स्पर्श नहीं करवाता हूं, तब तक इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा किसी भी प्रकार का। लेकिन जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास ये छड़ है और इस छड़ को मैं इसके संपर्क में लाया, इससे स्पर्श करवा दिया, इस धातु की डिस्क से जब मैं स्पर्श करवाता हूं तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस छड़ पर भी कौन सा चार्ज आएगा? जो अपन ने आवेशन की विधि में पढ़ा था कि एक आवेशित वस्तु को दूसरी उदासीन वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो उस आवेशित वस्तु के समान ही आवेश उस उदासीन वस्तु पर आता है। तो सेम वही प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के थ्रू इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो छड़ है इस पर भी कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस डिस्क पर पॉजिटिव चार्ज आया और इस डिस्क के थ्रू ये जो पूरी की पूरी जो छड़ है, इस छड़ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। इसको नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव आता, पॉजिटिव है तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस छड़ पर जब पॉजिटिव चार्ज आया है तो जो नीचे जो सोने की दो पन्नी थी वो लटकी हुई थी, तो इन सोने की पन्नियों पर भी कौन सा चार्ज आएगा?
पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब मैंने आवेश के कितने प्रकार के होते हैं उसमें बताया था। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव। इसके आगे जो आवेश का जो गुण था, उस गुण में अपन ने पढ़ा था कि समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं उसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण, और जो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं उसमें क्या होता है, आकर्षण। यहां पर अपन देख रहे हैं जो दोनों सोने की पन्नी है, इन दोनों सोने की पन्नी पर इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस पर भी कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। अगर दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी, और प्रतिकर्षित करेगी तो ये इस स्थिति से दोनों एक दूसरे से क्या जाएगी, दूर, यानी कि ये पन्नियां क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। अगर ये पन्नियां दोनों फैल गई, इसका मतलब फैली किसके कारण है, आवेश के कारण फैली है। तो पहले जब ये ऐसे लटकी हुई थी तो इस पर कोई आवेश नहीं था। अगर इस वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता या इस छड़ पर कोई आवेश नहीं होता तो जब मैं इसके संपर्क करवाता इससे तो भी इस पन्नियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो वैसे ही लटकी रहती। आवेश का मेरे को पता किससे चला, आवेश का पता चला कि जब मैंने इसको इसके साथ संपर्क में किया, संपर्क में आए तो इस पर चार्ज आया, और चार्ज आने के कारण इन पन्नियों पर भी चार्ज आया, जिसके कारण इसमें समान प्रकृति का आवेश आया। समान प्रकृति का आवेश आने से ये दोनों क्या होगी, प्रतिकर्षित होगी, या इन दोनों क्या होगी, फैल गई। अगर उदासीन होती तो इस पर भी आवेश नहीं आता और इन पन्नियों की स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इन पन्नियों के फैलने के कारण मेरे को पता चला कि इस वस्तु पर कोई आवेश है। अब ये जो दो अपन ने प्लेट लगाई है, इन प्लेटों का क्या काम होता है, मैंने पहले बताया था कि ये प्लेट है वो इस विद्युतदर्शी की सुग्राह्यता को बढ़ाते हैं, यानी कि इस विद्युतदर्शी की सुग्राह्यता को बढ़ाने का काम करते हैं। अब कहोगे सर ये सुग्राह्यता को बढ़ाने का काम कैसे करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि जब ये पन्नियां फैलेगी, पन्नियों पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इन प्लेटों पर प्रेरित कौन सा आवेश आएगा, विपरीत प्रकृति का आवेश आता है। जैसे अपन ने प्रेरण विधि में पढ़ा था, तो प्रेरण विधि में इस पर विपरीत प्रकृति का आवेश आता है, इसके कारण इस विद्युतदर्शी की सुग्राह्यता बढ़ जाती है। यह आपके पास विद्युतदर्शी है, इसकी सहायता से अपन किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश का पता लगाते हैं। अब मान लिया कि ये, अब कहोगे सर ये तो आवेशित है, इस वस्तु को मैंने हटा दिया, इस वस्तु को मैंने हटा दिया, ये पन्नियां इस स्थिति में बनी हुई है, ये पन्नियां इस स्थिति में रहेगी, इस स्थिति में बनी हुई है, इस स्थिति में रहेगी। अब मान लो कि मेरे पास कोई दूसरी वस्तु है और इस पर मान लिया कि मेरे नेगेटिव चार्ज है। अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि इस पर नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज? मान लो कि नेगेटिव चार्ज किस गए, हाँ नेगेटिव चार्ज मान लो एक बार। अब मैं अगर इस छड़ को इसके संपर्क में लाऊंगा तो मेरे को पता है कि जैसे ही इसके संपर्क में लाऊंगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो जिसके टच होते ही, जैसे ये टच हुई, टच होते ही इस पर क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, जिसके कारण इसके पॉजिटिव चार्ज में क्या आएगी, कमी आएगी। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज में क्या आएगी, कमी आएगी। पॉजिटिव चार्ज में कमी आएगी तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये छड़ है, ये पन्नियां है, इसके भी पॉजिटिव चार्ज में कमी आएगी। और पॉजिटिव चार्ज में कमी आने के कारण जो जितने ये प्रतिकर्षित हो रही थी उससे ये थोड़ी क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, यानी कि थोड़ी क्या आएगी, पास पास आएगी। तो मेरे को पता चलेगा कि इस छड़ पर जो आवेश था वो पहले वाला आवेश नहीं है, आवेश क्या है, विपरीत प्रकृति का है। इस प्रकार से किसी भी वस्तु पर उपस्थित जो आवेश है उसका इस विद्युतदर्शी की सहायता से अपन पता कर सकते हैं। तो विद्युतदर्शी की स्ट्रक्चर है, ये इसकी कार्य प्रणाली है, इस प्रकार से काम करता है, और विद्युतदर्शी की सहायता से अपन किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश का पता लगा सकते हैं। इसका कोई ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस है नहीं, एक जार है, इसमें रबर या कॉर्क की सहायता से एक धातु की छड़ को अपन लगाते हैं। इसके ऊपरी भाग में एक डिस्क होती है, नीचे का जो भाग होता है इस पर दो स्वर्ण पन्नी होती है जो फैलती है या पास आती है, इससे अपन को पता चलता है कि उस वस्तु पर उपस्थित आवेश है या नहीं। तो एक विद्युतदर्शी था, आवेश पढ़ा, आवेश की विधि पढ़ी कि किस प्रकार से अपन वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, आवेश के गुण पढ़े, और ये जो
आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, इसकी सहायता से अपन आवेश का पता लगा सकते हैं। तो अब अपन इसके आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है आवेशों से रिलेटेड है। आवेशों से दो समान प्रकृति के आवेश हो या विपरीत प्रकृति के आवेश हो, उन आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है उस बल के बारे में कुलाम नामक जो साइंटिस्ट था उसने एक नियम दिया था। उसने बताया कि जैसे आपके पास कोई कुलाम का नियम है, अपन पढ़ रहे हैं, कुलाम्स लॉ। अपन ने 11th क्लास में ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में एक चीज पढ़ी थी कि दो जो आपके पास कोई बॉडी है, दो कोई आपके पास पिंड है, उनके बीच में जो बल लगता था वो हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता था। और उसके लिए अपन एक सूत्र उत्पन्न किया था, Gm1m2/r²। ये क्या था? F बराबर Gm1m2/r²। ये गुरुत्वाकर्षण के लिए था। ये जो बल था वो हमेशा कौन सी प्रकृति का था? आकर्षण प्रकृति का था। यहां पर अपन ने सदिश रूप में इसको लिखा था, वेक्टर F = Gm1m2/r², r कैप और चिन्ह बाहर इसका था। यहां पर ये नेगेटिव चिन्ह इस बात को दर्शाता था कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो हमेशा कौन सी प्रकृति का होता है? आकर्षण प्रकृति का होता है। वो गुरुत्वाकर्षण किसके बीच में लगता था? दो पिंडों के बीच में लगता था। दो पिंडों के बीच में लगने वाला जो बल था वो उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या था? समानुपाती। और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या था? व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन फर्क यह है कि उसमें वो बल है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी प्रकृति का था? आकर्षण प्रकृति का था। यहां पर जो आवेशों के बीच में जो बल लगेगा वो आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी प्रकृति के आवेशों के बीच में लग रहा है। अगर समान प्रकृति के आवेशों के बीच में लगेगा तो वो प्रतिकर्षण होगा, और अगर विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच में लगेगा तो वो कैसा होगा? आकर्षण बल होगा। तो इसमें अपन ने देखेंगे, जैसे मान लिया कि आपके पास दो आवेश हैं, एक Q1 है और एक आवेश क्या है? Q2 है, और इनके बीच की जो दूरी है वो मैंने मान ली कितनी है? r है। दो आवेश Q1 व Q2 वो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। अभी मेरे को यह नहीं पता है कि ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है या इन दोनों की प्रकृति क्या है। एक बार मैं ऐसे ही मान के चलता हूं कि मेरे पास कोई दो आवेश हैं Q1 और Q2 जो दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? r दूरी पर है। तो कुलाम ने बताया कि इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, मैं दोनों बात बोल रहा हूं यहां पर, आकर्षण या प्रतिकर्षण, क्योंकि अभी मेरे को पता नहीं है कि यहां पर नेगेटिव दोनों चार्ज हैं या दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, अभी मेरे को पता नहीं है। तो इसमें मैं बोलूंगा कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या है? समानुपाती। और इनके बीच की जो दूरी है उस दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर मैं समीकरण 1 और 2 को एक साथ लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, F = m Q1 Q2 अपॉन कितना है? r²। F = इसको क्या लिखूंगा? F = K Q1 Q2 अपॉन कितना है? r²। इसको मैंने इक्वेशन कितना दे दिया? 3। K यहां पर क्या है? कांस्टेंट है, जिसका मान कितना होता है? जिसकी वैल्यू कितनी होती है? जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट होगी Nm²/कूलम²। तो आपके पास ये कुलाम ने नियम दिया था कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको लिखा तो आपके पास इक्वेशन आ गई, F = Q1 Q2 अपॉन r²। F = K Q1 Q2 अपॉन r²। यहां पर K क्या है? कांस्टेंट है।
K इजिकल टू जो इसकी वैल्यू होती है वो आ जाएगी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। या इस K को अपन इस फॉर्म में लिखते हैं K इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। निर्वात के लिए या वैक्यूम के लिए लेते हैं तो एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो ये वैल्यू आ गई K इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है? वो क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। ये क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है, जिसका मान कितना होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है। तो अगर मैं समीकरण 3 को एक निर्वात के लिए लिखना चाहूं, किसके लिए लिखूं मैं? निर्वात के लिए अगर इसको लिखूंगा तो निर्वात के लिए जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये अगर निर्वात के लिए अगर मैं बात करूंगा तो इनके बीच में लगने वाले जो बल का मान होता है, जो फोर्स होता है दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, निर्वात के लिए ये जो वैल्यू आई है वो किसके लिए आई है? निर्वात के लिए। निर्वात के लिए जो वैल्यू आती है वो आती है F नॉट इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा? r स्क्वायर। अगर मैं इसको किसी माध्यम के लिए लूं, माध्यम का मतलब ये है कि एक तो अपने पास दो आवेश थे, एक आवेश ये है Q1 है, ये आवेश Q2 है, दो आवेश हैं Q1 और Q2, ये दोनों आवेश निर्वात में स्थित हैं। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो ये लगेगा F नॉट इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब मान लो कि इन दोनों आवेशों के बीच में मैं कोई मीडियम भर दूं, कोई माध्यम भर दूं, तो बल क्या वही रहेगा क्या? बिल्कुल वही रहेगा बल, बिल्कुल वही रहेगा बल, सॉरी चेंज होगा बल। निर्वात में बल ये रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अगर मैं दोनों आवेशों के बीच में कोई मीडियम भर दूंगा तो ये बल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अपन ने गुरुत्वाकर्षण में पढ़ा था कि F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर था, वहां पर G सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक था, तो चेंज नहीं हो रहा था वहां। लेकिन यहां पर अगर दो आवेशों के बीच में अगर मीडियम चेंज होगा, माध्यम चेंज होगा, तो इसके बीच में लगने वाले बल का मान भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। वो कैसे? कि आपके पास यहां पर ये निर्वात की विद्युतशीलता है और माध्यम के लिए अगर मैं बात करूंगा अगर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा? r स्क्वायर। ये जो फोर्स है वो किसके लिए है? माध्यम के लिए। किसके लिए? ये माध्यम के लिए। तो माध्यम के लिए जो वैल्यू आएगी बल्कि वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता है। किसकी विद्युतशीलता है? माध्यम की विद्युतशीलता। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है। तो F नॉट निर्वात के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अगर मैं ये चीज मीडियम के लिए लूंगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन कितना है? r स्क्वायर। तो ये निर्वात माध्यम के लिए है और ये किसके लिए है? निर्वात के लिए। हाँ, तो अपन ने पढ़ लिया कि निर्वात के लिए फोर्स ये है F नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और माध्यम के लिए जो फोर्स है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये निर्वात की विद्युतशीलता थी और ये किसके लिए थी? माध्यम की विद्युतशीलता थी। अब इसके बाद अपने पास है कि पैराविद्युतांक, या जिसको अपन अपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं। पैराविद्युतांक क्या है? पैराविद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता। पैराविद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता होती है कि निर्वात में दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल और माध्यम में दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल के अनुपात को अपन क्या कहते हैं? अपेक्षिक विद्युतशीलता या पैराविद्युतांक कहते हैं। और इसको अपन किससे शो करते हैं? एप्सिलॉन r से शो करते हैं। ये एप्सिलॉन r से शो करते हैं। तो निर्वात में दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को अपन ने किससे शो किया है? F नॉट से।
और किसी माध्यम में दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को अपन ने किससे शो किया है? एफ ए एम से। एफ नोट की वैल्यू अपन ने यहां पर लिखी है। एफ नोट की वैल्यू क्या है? 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। माध्यम में बल के लिए जो अपन ने लिखी है वो कितनी है? 1/4πε और आगे क्या है? Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। ये सारी चीज कैंसिल आउट हो जाएगी। 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू क्या बच जाएगी? एप्सिलॉन R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन R इज इक्वल टू 1/ε0 अपॉन 1/ε। एप्सिलॉन ऊपर, एप्सिलॉन नोट नीचे, इसके पलटी मारोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? एप्सिलॉन अपॉन कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन। तो जो अपेक्षिक जो विद्युतशीलता है, उस अपेक्षिक विद्युतशीलता या उस माध्यम का जो पैरा विद्युतांक है, उसकी जो मान है उसका वो कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो आपके पास एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू आई है वो आई है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। यहां पर एप्सिलॉन क्या थी? माध्यम की विद्युतशीलता। तो माध्यम की विद्युतशीलता को मैं क्या लिख सकता हूं? एप्सिलॉन को मैं क्या लिख सकता हूं? एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर लिख सकता हूं। तो आपके पास माध्यम की विद्युतशीलता यहां पर जो एप्सिलॉन है उसको मैं क्या लिख दूं? एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। अगर ये वैल्यू मैं इसमें रख दूं, आपके पास इक्वेशन थर्ड है, इसको आपने 4 दे दिया, इसको आपने 5 दे दिया। अगर मैं 5 नंबर जो इक्वेशन है, 5 नंबर जो समीकरण है आपके पास, उस समीकरण में अगर ये वैल्यू रख दूं तो वैल्यू कितनी आएगी बताओ? एफ एम इज इक्वल टू 1/4πε0 एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू आई। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो आपको कुछ इस इक्वेशन का जैसा फील हो रहा है। अगर मैं इतने पार्ट को देखूं, ये पार्ट देखूं, तो आपको वैसा ही लगेगा जैसा ये। यानी कि ये जो मैंने ये बनाया है, ये क्या है? निर्वात में दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल है। क्या है? निर्वात में दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल। अगर ये निर्वात में दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? एफ एम इज इक्वल टू एफ नोट अपॉन एप्सिलॉन आर। ये लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। यानी कि यहां से मैं क्या रिजल्ट निकालूं? यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि किसी भी दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, वो उन दो आवेशों के बीच लगने वाले उन दो आवेशों के बीच निर्वात में लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का 1/एप्सिलॉन आर गुणा होता है। 1/एप्सिलॉन आर गुणा। आपको पता है कि एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है वो निर्वात को छोड़कर किसी भी माध्यम में हमेशा 1 से क्या होती है? बड़ी होती है। निर्वात में एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। लेकिन निर्वात को अगर मैं छोड़ दूं, निर्वात या वायु को अगर मैं छोड़ दूं, तो निर्वात या वायु को छोड़कर किसी भी माध्यम के लिए जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। और अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, आपको पता है कि इसके नीचे अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसका जो मान है, एफ एम का जो मान आएगा वो हमेशा, एफ एम का जो मान आएगा वो हमेशा क्या होगा? एफ एम इज लेस देन एफ नोट होगा। कहने का मतलब यह है कि किसी भी माध्यम में अगर आप बात करो, दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल की बात करो, चाहे वो आकर्षण या प्रतिकर्षण हो, उस बल की बात करो, वो बल उस माध्यम में हमेशा निर्वात की तुलना में क्या होगा? कम। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे कि दो आवेशों के बीच में बल मैक्सिमम कब लगेगा, वो बल सिर्फ और सिर्फ किस में लगेगा? जब निर्वात हो तो बल मैक्सिमम होता है। निर्वात के अलावा अगर कोई भी माध्यम लेते हो तो उसमें उन दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल है वो क्या हो जाता है? कम होता है। किसकी तुलना में? निर्वात की तुलना में। तो आज अपन ने जो वैल्यू पढ़ा है वो पढ़ा है विद्युतदर्शी
ये किस प्रकार से काम करता है, विद्युतदर्शी क्या होता है, और आवेशों से रिलेटेड जो इनके बीच में लगने वाला जो बल है, उस बल के बारे में जो कूलाम ने नियम दिया था, उस कूलाम के नियम को पढ़ा है। अपेक्षिक विद्युतशीलता है, पैराविद्युतांक क्या होता है, वो चीज पढ़ी है अपन ने। किसी भी आवेशों के बीच में निर्वात की तुलना में अगर कोई माध्यम दूसरा आ जाए तो उनके बीच में लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो चीज अपन ने पढ़ी है। बाकी इससे जो रिलेटेड आगे जो चीजें आएगी, इस पर न्यूमेरिकल भी अपन करेंगे। इसके आगे का जो पार्ट है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।